देखिए बाबू, स्टार्ट करें टॉपिक को। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग का पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 80 मार्क्स का है और पूरा एमसीक्यू पेपर है। पूरा एमसीक्यू पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और पूरा बिजनेस स्टडीज़ का बड़ा भाई है। बिजनेस स्टडीज़ जो आपने 12 में पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग है, बात समझे ना। तो देखिए अब यहाँ पर प्रिंसिपल बात नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर है जो आपने पहले सुना है, बहुत सारे चैप्टर ऐसा है जो नया है, बात समझ रहे ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। अब देखिए टॉपिक को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर देखो तो क्या है कि अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में 5 यूनिट में डिवाइडेड है सिलेबस, 5 यूनिट में, मतलब यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 2 है फिर आपका वो प्रिंसिपल वो प्लानिंग, यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे करके यूनिट 4 में आपका है डायरेक्टिंग स्टाफिंग और लीडरशिप है। यूनिट 5 में आपका मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है। तो ये अलग 5 यूनिट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इसको डिवाइड करके रखा है, 16 मार्क्स का 5 यूनिट। बट चैप्टर आपको सभी पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो यूनिट 5 है लेकिन चैप्टर बोलिए तो टोटल 9-10 चैप्टर है। तो एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक्स पढ़ने आ रहे, बस समझिए। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने आ रहे, आज का टॉपिक हम लोग का कंट्रोलिंग। क्या बाबू? कंट्रोलिंग। चैप्टर वाइज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें तो आज हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग किसको बोलते हैं, कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, बात समझे ना, ये हम लोग पढ़ेंगे, बात समझे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, कंट्रोलिंग का फीचर्स क्या है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ये हम लोग का एक ही क्लास का टॉपिक है। कंट्रोलिंग अभी शुरू होगा और अभी खत्म हो जाएगा। कंट्रोलिंग आज ही शुरू होगा और आज ही क्या हो जाएगा, वो खत्म। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को। देखिए हो जाएगा मैनेज। देखिए कंट्रोलिंग पकड़ी, कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग किसको बोलते हैं, कंट्रोलिंग का क्या मतलब है। देखिए मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है। मैनेजमेंट को जिन्होंने लिखा था, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, उनका नाम था हेनरी फ्यूल। और अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल के हिसाब से मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है बाबू? 5। कितने? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। क्या क्या बोलिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये पेपर हम लोग का पूरा एमसीक्यू पेपर है विथ नेगेटिव मार्किंग। ये जो पेपर अभी आप पढ़ रहे हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बस समझे ना, वो पूरा एमसीक्यू पेपर है विथ कौन सा मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपका मार्क्स काटा जाएगा। क्या जाएगा? काटा जाएगा, बस समझे ना। तो ये पूरा पैटर्न है लोग। अब देखिए तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जब हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये पता रहना चाहिए चैप्टर, देखिए आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है हम लोगों, एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो भाइयों और बहनों कंट्रोलिंग में क्या कहा गया है, तो देखो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल के हिसाब से मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? 5 फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। ये 5 चैप्टर आपका सिलेबस में, ये 5 चैप्टर आपका सिलेबस में, एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो प्लानिंग को मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन बोला गया। प्लानिंग में आदमी क्या करता है, तो प्लानिंग में आदमी अपना फ्यूचर के बारे में सोचता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या सोचेंगे और क्या नहीं सोचेंगे। तो कंट्रोलिंग क्या है, तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला बात तो यही आपको याद रहना चाहिए। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, तो क्या होगा? कंट्रोलिंग। फर्स्ट कौन है? लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, लास्ट। तो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग है। और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक मैनेजर अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। जैसे मान लीजिए हर एक आदमी का अपना एक प्लान होता है, अपना एक गोल होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपका भी जीवन में कोई गोल होगा, आपका जीवन में क्या होगा? कोई गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा। क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, किस कारण से पढ़ रहे हो, क्या पाना चाहते हो जीवन में, कुछ तो आपका टारगेट होगा ना बाबू। अभी नहीं है, कभी ना कभी तो होगा। तो आपका जीवन का जो गोल है वो आपका स्टैंडर्ड है। क्या बाबू? स्टैंडर्ड। और उसके बाद जब आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है वेयर बाय द मैनेजर कंपेयर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड देन ट्राइज टू फाइंड आउट द डेविएशन इफ एनी बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। आदमी अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, हर एक आदमी कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, मतलब हुआ क्या,
उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोचे कि इतना बच्चा है, हमको रिकॉर्डिंग करना है क्लास। अब मान लीजिए हम देखें कि ज़्यादा बच्चा हो गया, क्यों हो गया, क्यों अचानक से इतना बच्चा लोग आ गया। कुछ बच्चे बिना इन्फॉर्मेशन के आए हो आप लोग में, कुछ बच्चे क्या है सडनली आ गए हो, कुछ बच्चे क्या है एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो। तो ये देखो, जब भी ओवर क्राउडिंग किसी भी बैच में सुबह से लेकर रात तक कोई भी बैच में जो ओवर क्राउडिंग होता है उसका यही रीज़न होता है इरेगुलर स्टूडेंट लोग। जो रेगुलर स्टूडेंट है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग देखोगे रोज आ रहा है। हाँ, कभी कभी तो किसी का भी एब्सेंट हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ बच्चे देखोगे वो खतरनाक तरह का इरेगुलर है। अच्छा, आज के भालो লাগছে ना कोचिंग के देखिए केमन লাগছে, पर आज कोचिंग में रंग हुआ देख के आ रहे। तो वो क्या हो रहा है, वो लोग अचानक से आ रहा, अब उससे भीड़ बढ़ जा रहा, हमको तो लग रहा है वो बच्चा नहीं आ रहा, अब अचानक से वो बच्चा आ जा रहा। ये सब मैंने कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, ये सब कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो मिसमैनेजमेंट। क्यों काम नहीं सही। जैसे अब आए देखे भाई इतना भीड़ हो गया अचानक से, क्यों इतना भीड़ हो गया, बच्चों को दिक्कत हो रहा बैठने में, क्यों दिक्कत हो रहा, तो डेविएशन। ये जो क्यों है ना, क्यों, इस क्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। हर एक चीज में हम अपना कोचिंग से ही आपको एग्जांपल दिए, हर एक छोटा छोटा चीज में डेविएशन होता है। क्या था वो, डेविएशन। अब आप देखो, अब यहाँ पे दूसरा चीज, सपोज आप सोचे कि हमको 7:10 तक ट्यूशन पहुंचना है, आप 7:25 में ट्यूशन है, 15 मिनट लेट हो गए, तो आपका स्टैंडर्ड क्या बनाए थे आप, 7:10 पहुंचे, कितना में 7:25, कितना मिनट लेट हो गए, क्यों लेट हुए, किस कारण से लेट हुए, क्या वजह था, क्या रीज़न था, यही तो है डेविएशन। तो एक बिजनेसमैन कंट्रोलिंग तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसको ये पता नहीं रहेगा कमी कहाँ है, गलती कहाँ है, कहाँ मिस्टेक हो गया, वो कौन सा चीज़ है जहाँ पे एक कहीं ना कहीं गैपिंग रह गया। उस गैपिंग को ही यहाँ पे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डेविएशन। बोलिए ना जी, कम ऑन, बोलिए। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर एक मैनेजर अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, और कंपेयर करके अगर उसको कुछ कमी नजर आता है तो उस कमी को वो दूर करने का कोशिश करता है। समझ रहे हो ना क्या बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। कोचिंग वाला बुक निकाल दीजिए, उसमें वो कंट्रोलिंग चैप्टर देखिए। देखिए, कंट्रोल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिंपली कंट्रोल मीन्स, बाबू किसी का पीडीएफ है, पीडीएफ में कितना नंबर पेज है बताइए एक बार, पेज नंबर 24। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग देख लीजिए, पेज नंबर 24 होगा पीडीएफ में। कंट्रोल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिंपली कंट्रोल मीन्स मॉनिटरिंग। कंट्रोल का मतलब मॉनिटर करना, कंट्रोल का मतलब रिव्यू करना, कंट्रोल का मतलब चेक करना, कंट्रोल का मतलब ओवरसी करना, कंट्रोल का मतलब रेगुलेट करना, कंट्रोल का मतलब वेरीफाई करना, कंट्रोल का मतलब कंपेयर करना। किसको, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, किससे, एक्चुअल परफॉर्मेंस से। देखिए लिखा होगा, विद स्टैंडर्ड एंड एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ डायरेक्टिंग एंड कमांडिंग। और डायरेक्टिंग का इस्तेमाल करके गाइड करना। क्या करना बच्चों, गाइड। भाइयों और बहनों, उसके बाद देखो पहला स्टार्टिंग का पूरा डेफिनेशन ही खाली लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन तो एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं इतना, आपको तो एग्जाम में नॉन एमसीक्यू पेपर है, आप थोड़ी ना बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग। लेकिन मीनिंग जानने के लिए आपको एक एक डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, कंट्रोल रेफर्स टू द टेस्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज कंफर्म टू द प्री डिटरमाइंड टारगेट और स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोग स्टैंडर्ड बनाए थे उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बात समझे ना। देखिए, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग और वेरीफाइंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइट ऑफ टारगेट्स। टारगेट्स मतलब जो आपने टारगेट बनाया उससे आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हो, मिलाते हो कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, किस मंजिल तक जा चुके हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब इसको थोड़ा बिजनेस में देखिए। सपोज मेरा एक कंपनी है, तो हर एक बिजनेस में एक टारगेट रहता है कि आज हमको 500 पीस प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए पेन का फैक्ट्री है, तो आज टारगेट की कि 500 पेन बनाना है। ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया टारगेट। रात को जब फैक्ट्री ऑफिस बंद हुआ तो देखिए कि सिर्फ 200 पेन बना। क्यों बना 200, काहे बना 200, किस कारण से बना 200, कुछ तो वजह रहा होगा ना, कुछ तो कमी रहा होगा ना, क्या कमी रहा, क्या कारण है, क्यों गैपिंग है। ये इस सब चीज़ों को जान करके ये कोशिश करना कि ये गलती दोबारा ना हो। यही तो कंट्रोलिंग। क्या चीज़, हाँ वही तो बोल रहे। डेविएशन मतलब क्या, कमी भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों हुआ, अगर ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा कैसे होगा, कम हुआ तो क्यों कम हुआ, रीज़न क्या है। ये सारा चीज़ को जान करके आप जब उस चीज़ को रोकने का कोशिश करते हो, रेक्टिफाई करने का कोशिश करते हो, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्या होता है बाबू, कंट्रोलिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। ऑप्टिमम यूटिलाइज करना मतलब बेस्ट टू बेस्ट वे में, बेस्ट टू बेस्ट वे में जो आपके पास है उसको इस तरह से यूज़ करेंगे जो कि बेस्ट टू बेस्ट वे में यूज़ हो। तो जब आप बेस्ट टू बेस्ट वे में यूज़ करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसके नीचे देखिए खाली डेफिनेशन से रिलेटेड बात हुआ है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड। आपसे पूछेगा
विच प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिलेटेड, अनरिलेटेड, नॉट रिलेटेड एमसीक्यू में। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग रिलेटेड है, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं। कैसे सर? प्लानिंग जब आप करते हो तभी आप स्टैंडर्ड बनाते हो, और कंट्रोलिंग जब करते हो तो आपको पता चलता है कि स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या कमी रह गई। अगर हम अपना गोल को अचीव नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, तो जब आप प्लानिंग बनाएंगे तब ना पता चलेगा कि मेरा क्या गोल था। जैसे आप सेम 1 में पढ़ रहे हो, अब आपका 3 महीना बाद एग्जाम है, जनवरी के लास्ट में आपका एग्जाम है। अब मान लीजिए आप लोग सोच रहे हो, आप लोग में कुछ बच्चे ने सोचा कि हमको 70% लाना है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। आप जब एग्जाम दिए तो आपका मार्क्स आ रहा 30%, 35%, 40%, 45%, ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल। तो आप अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किए, आप देखिए कुछ कमी रह गया। कमी क्यों रह गया, क्यों पीछे रह गए, क्या रीज़न है? कुछ तो वजह रहा होगा। आप माया मोह में फंस गए, आप गलत दिशा में फंस गए, गलत लोगों के संगति में चले गए। आप पढ़ते 12th तक आप बहुत अच्छे थे, 12th तक आप बहुत अच्छे थे, उसके बाद से आप जब से आप गलत लोगों को संगति में गए, कॉलेज में गए, आप किस कॉलेज में हो डज नॉट मैटर, गर्ल्स कॉलेज में हो, बॉयज़ कॉलेज में, ऐसा नहीं। आदमी क्या सोचता है कि कोविड कॉलेज में जाएगा तो खराब हो जाएगा, ऐसा साइकोलॉजी है इंसान का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। खराब होने वाला आदमी गर्ल्स कॉलेज में भी खराब हो जाएगा, खराब होने वाला आदमी बॉयज़ कॉलेज में भी खराब हो जाएगा। वो मैटर करता है आपका माइंडसेट कैसा है, बात समझ रहे हो ना? तो इससे कोई मतलब नहीं माय डियर स्टूडेंट। आप ये कभी मत सुना, ये चीज़ हम लोग समझ जाते हैं, पेरेंट्स हम लोग को समझ नहीं पाते। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे लोग गर्ल्स कॉलेज में जाएंगे या बॉयज़ कॉलेज में जाएंगे तभी वो अच्छा रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अपना माइंडसेट होता है आदमी का, संगति, जिसका संगति में चले गए। आप उच्च माध्यमिक में बहुत अच्छे थे, तो खराब दोस्त को संगति बना लिए, खराब दोस्त का संगति में कॉलेज में जाके चले गए, वो बेटा दिन भर सिगरेट ही पीते रहता है, वो आपको भी यही सब गाइड करते रहेगा। जब देखो, अगर आप नेगेटिव लोगों के सराउंडिंग में रहेंगे ना, वो आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ रहेगा। और अगर आप पॉजिटिव लोगों के, देखो जैसे कॉलेज में भी आप लोग पढ़ रहे हो, कॉलेज में क्या डिफरेंस है? जैसे अलग अलग कॉलेज में आप लोग एडमिशन लिए, मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिला। क्यों आदमी अच्छा कॉलेज या खराब कॉलेज में क्या डिफरेंस हो जाता है? संगति, इन्वायरमेंट। तो और ज़्यादा कोई फर्क नहीं है माय डियर स्टूडेंट। पढ़ाई अल्टीमेट, आप इस देखिए जितने भी कॉलेज है, सभी कॉलेज में प्रोफेसर्स का क्वालिफिकेशन से की है, वही प्रोफेसर्स है, वही अच्छे टीचर्स लोग हैं, वो लोग सारे लोग अच्छे ही है। समस्या कहाँ है? वातावरण, लाइक इन्वायरमेंट कैसा है। इसी कारण से लोग अच्छा कॉलेज या खराब कॉलेज में डिफरेंस कर देते हैं। एक कॉलेज के सामने गए, देखिए सब लाइन से बैठ के बाहर में सिगरेट पी रहा, किसी कॉलेज के सामने गए, एक ही कॉलेज का सामने जाइए, देखिए सब बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा। तो आप जब कॉलेज में जा रहे हो तो आपके माइंड में पहला चीज़, आप पॉजिटिव चीज़ नहीं देख रहे हो, आपके माइंड में पहला चीज़ क्या पड़ रहा है कि यहाँ माहौल अच्छा नहीं है, सब सिगरेट पीता। एक नेगेटिव चीज़ आपने सीखा, नेगेटिव चीज़ आपने देखा। एक कॉलेज में आप गए, देखिए कि चारों तरफ बच्चे लोग लेके किताब लेके बैठा हुआ है, किताब ही पढ़ रहा है, जिसको देख रहे सब पढ़ाकू है। तो उस समय आपको ना नहीं भी पढ़ना चाहोगे तो बाई डिफॉल्ट आप भी पढ़ाकू हो जाएंगे। वातावरण से सीखते ना, आप देखिए चारों तरफ देख रहे कि सब कोई नहीं पढ़ रहा, जहाँ पर देखिए कि कोई नहीं पढ़ रहा, तब लगता है हम कहाँ पढ़ेंगे, हमें बंद कर। या आप पढ़ना भी चाहेंगे तो कोई समाज आपको पढ़ने नहीं देगा। पूरा कॉलेज का बच्चे लोग पोर्चीज क्या है, वो लोग खुद नहीं पढ़ रहा, आपको भी पढ़ने नहीं देगा। आज जिस कॉलेज में आप गए, देखें कि चारों तरफ बच्चे लोग किताब लेके बैठा हुआ है, तब आपको लगेगा सबसे दूर तो हम ही हैं। तो उस सिचुएशन में क्या, आप ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट से ना सीख जाते हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करता है, बात समझे ना? ये चीज़ मैटर करता है। आप खुद सोचो, जैसे हम लोग 50 बच्चे हैं, अब मान लीजिए कोई एक बच्चा इसमें बदमाशी कर रहा है और 40 बच्चे जो आराम से चुपचाप से अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे, तो जो एक बच्चा बदमाशी कर रहा है वो भी देखेगा, अच्छा सब पढ़ाई कर रहा है, हम बदमाशी कर रहे हैं, हम बेकार बदमाशी कर रहे हैं, हमको भी पढ़ाई करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। बस समझ रहे ना? तो प्लानिंग जब आप करते हो तो आप अपना गोल बनाते हो, और एक्चुअल परफॉर्मेंस में आप देखते हो कि हम क्या करना चाहते थे, क्या हम कर रहे हैं, कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते। सोचे थे कुछ और, हो गए कुछ और। क्यों? वाई देयर इज अ डेविएशन, वाई देयर इज अ डिफरेंस, वाई देयर इज अ गैपिंग, एंड इफ देयर इज अ गैपिंग, हाउ टू रेक्टिफाई दिस गैपिंग्स, एंड दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोलिंग। अगर कोई गैपिंग है तो क्यों है, और अगर है तो किस कारण से है, क्या रीजन है उसका, और उस रीजन को जान करके रेक्टिफाई करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक्स, trying to understand the mistake and then try to deviate and trying to understand the deviations and then try to rectify the mistakes। वो मिस्टेक को जान करके रेक्टिफाई करना। एमसीक्यू पेपर में ना कितना आप याद कर रहे हैं मैटर नहीं करता है, कितना आप कुछ पढ़े हो उससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि एमसीक्यू में पूरा लाइन टू लाइन नहीं छाप देगा, आप क्वेश्चंस घुमा फिरा कर दिया रहेगा, समझा हुआ रहेगा तो आप आराम से टैकल कर लोगे, नहीं समझा रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझे ना? और ये स्पेशली हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ना सारा ऑप्शन एक जैसा ही लगेगा। आप जब एग्जाम देने जाओगे आपको ना सारा ऑप्शन एक जैसा ही लगेगा, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आदमी सारा ऑप्शन आपको लगेगा कि एक जैसा ही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑप्शंस में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और आप लोग को बोला गया है एक मिशन एमसीक्यू का बुक लेना है। मिशन एमसीक्यू का बुक क्यों लेना है? प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम कोई चैप्टर पढ़ा दी
अब आप अपना घर में गए, उस चैप्टर को आपको रीडिंग करना है, चैप्टर को वो बात नहीं, हम आपको मॉडल पेपर अलग से देंगे, क्वेश्चन पेपर अलग से देंगे, एमसीक्यू शीट अलग से देंगे, वो सेकेंडरी चीज हो गया, वो सेकेंडरी चीज होगा। प्राइमरी चीज क्या है? चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्या है? मान लीजिए मिशन एमसीक्यू में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग भी क्लास में डिस्कस कर देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप अपना घर में गए, चैप्टर खत्म हो गया, आप घर में आके पढ़ ली, तो एक आइडिया आ गया कि अच्छा ये टॉपिक हम लोग पढ़े, इस तरह का क्वेश्चन है। उसी में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, उसको लेके आगे क्लास में अगला दिन पूछ लिए, या मान लीजिए मैसेज में ही मैसेज में पूछने से फिर दिक्कत हो जाता है बहुत, तो आप बात समझे ना, क्लास में ही आके पूछ लिए, सबसे अच्छा वही है। क्लास तो रोज आ ही रहे, क्लास के बाद पूछ लिए, बात समझे ना। तो इस तरह से अपना धीरे धीरे सारा डाउट को क्लियर कर लेंगे और पढ़ाई को कंप्लीट करते जाएंगे। वेट करने का टाइम आप लोग के पास अब नहीं, आप सोचोगे ना पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाकर के हम एग्जाम देंगे, तो नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत लेट बैच है, तो एग्जाम से 2 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, बात समझिए ना। तो आपको संग कंप्लीट करना, आप ये मत सोचिए कि पूरा कंप्लीट होगा पढ़ाई तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, समझो बाबू, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमको बताइए। देखिए अगला पॉइंट में चलते हैं, तो जल्दी बताइए, यहाँ से बहुत कुछ सीखे। पहला बात, प्लानिंग इज द फर्स्ट, सॉरी कंट्रोलिंग इज द फर्स्ट या लास्ट? अच्छा, कंट्रोलिंग अगर लास्ट है तो फर्स्ट कौन है? याद रखिएगा, थोड़ा प्यार से बोलिए, चिल्लाइए मत। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज द लास्ट, तो प्लानिंग इज द फर्स्ट, कंट्रोलिंग इज द लास्ट। देखिए हम लोग जो बोल रहे, बोलना और चिल्लाने में तो फर्क होता है ना। बोलना मतलब आप इसलिए आपको बोलने के लिए बोलते हैं जिससे बोलते बोलते आपको याद आ जाए। आप उसी में आप लोग में 2 बच्चा नशा मार के आते, मार चिल्ला दे रहे जोर से, सुनिएगा ना ठीक से। बोलना है इसलिए को, अगर आप आस्ते से बोलोगे, इसका रीज़न देखिए, आप आस्ते से बोले तो जो आसपास के बच्चे वो भी सुने, और उससे मान लीजिए सपोज कोई बच्चा को वो लाइन समझ नहीं आया था, तो उसका भी माइंड में हिट किया कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अब आप चिल्ला दिए तो जिसको समझ जो सीखा है, जिसको याद है वो भी भूल जाए, तो थोड़ा फोकस करिए। कंट्रोलिंग फर्स्ट है कि लास्ट है? देखिए कितना अच्छा लगा, कंट्रोलिंग फर्स्ट की लास्ट? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, कंट्रोलिंग जो है लास्ट है तो फर्स्ट कौन सा है? प्लानिंग है, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। और कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पर हम लोग अपना गलतियों को सुधारने का कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। तो यू जस्ट ट्राई टू कंपेयर योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विथ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड इफ यू फाइंड एनी डेविएशन यू ट्राई टू रेक्टिफाई देम, दैट्स इट। आप अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मिलाते हो, और अगर आपको कोई कमी लगता है तो उस कमी को दूर करने का कोशिश करते हो। देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड। व्हाइल प्लान लुक्स अहेड, कंट्रोल लुक्स बिहाइंड। प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग को बोथ बैकवर्ड एंड, नहीं पर बात तो सुनिएगा, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। कंट्रोलिंग को बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बोथ बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ऑल ऑफ दीज, बोथ बैकवर्ड फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग को बैकवर्ड भी कहते हैं, फॉरवर्ड भी कहते हैं, बट सवाल है व्हाई। वाई कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड? देखिए बैकवर्ड मतलब पीछे मुड़ के देखना, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ देखना। कंट्रोलिंग इज डन फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, सो इट इज कॉल्ड बोथ बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अप्रोच। कंट्रोलिंग को बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों इसलिए कहते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग इज डन फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, देन फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। आप फ्यूचर के लिए करते हो, पास्ट के बेसिस पे करते हो, फ्यूचर के लिए करते हो, पास्ट के बेसिस पे करते हो, इसीलिए इसको हम लोग बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अप्रोच कहते हैं। कंट्रोलिंग करने का पर्पस होता है फ्यूचर को कंट्रोल करना, किसके बेसिस पे? पास्ट के बेसिस। क्या कि पास्ट के में देखो, पास्ट में झांक के देखना होगा, वहाँ से आपको कुछ गलतियों का पता चलेगा, वहाँ से जो गलतियों का पता चलेगा आप ये कोशिश करेंगे कि गलती दोबारा ना हो। तो कंट्रोलिंग इज डन फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, सो इट इज कॉल्ड बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। याद रखिएगा, कंट्रोलिंग इज एन इफेक्टिव काउंटर पार्ट ऑफ प्लानिंग। मतलब प्लानिंग से जुड़ा हुआ है कौन बाबू? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं। प्लानिंग कंट्रोलिंग का जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा वाला कॉन्सेप्ट है। प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा तो प्लानिंग होगा। देखिए, कंट्रोल इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब क्वांटिटी को कंट्रोल करना, क्वालिटेटिव अप्रोच मतलब क्वालिटी को कंट्रोल करना। कंट्रोल डज नॉट मीन चेजिंग एन एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वर्कर का हाथ धो के पीछा पड़ जाइए। कंट्रोलिंग का मतलब होता है, इट मीन्स फॉलोइंग हिम अप। देखिए, किसी को फॉलो करना, किसी को चेस करना, दोनों में फ़र्क होता है। फॉलो करना मतलब आप उसके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे हो, और जहाँ लगता है कि वर्कर मेरा गलती कर रहा है उसको बोलते हो, समझाते हो। चेस करने का मतलब होता है वर्कर का पीछे पड़ गए आप हाथ धोकर, वर्कर कुछ भी कर रहा है तो उसको आप टोक दे रहे, वर्कर कुछ भी कर रहा है तो आप उसको नॉक कर दे रहे, छोटा गलती कर रहा है तो आप चिल्ला चिल्ला के डांट दे रहे। तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चलेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मैनेजर, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि वर्कर को फॉलो करना है, वर्कर को चेज नहीं करना है, याद रखना है। तो कंट्रोलिंग मीन्स फॉलोइंग द एम्प्लॉइज, नॉट द चेजिंग द एम्प्लॉइज।
इसका मतलब वर्कर को फॉलो करना, वर्कर को चेस करना नहीं। समझ रहे बाबू? देखिए बहुत कुछ है सुनने को, समझने को। देखिए अ सक्सेसफुल मैनेजर नेवर चेसेस एन एम्प्लॉय बट follows him up and puts him on the track whenever they derail by the tracking corrective actions। आपको फॉलो कर रहा और जैसे देखा कि वर्कर मेरा ट्रैक से हट रहा, उसको ट्रैक पे लाना, जहाँ गलती किया उसको बोलना, समझाना, बताना, यही तो कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये सोचिए कि वर्कर को मारेंगे पीटेंगे, ऐसा नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है वर्कर जैसे ही अपना ट्रैक से डिरेल होगा उसको ट्रैक पे लाने का कोशिश करेंगे, उसको बताएंगे, समझाएंगे कि अब क्या सही है और क्या गलत है। कंट्रोल देखो तब से खाली हमने डेफिनेशन ही पढ़े क्योंकि डेफिनेशन समझ गए, चैप्टर का बैकग्राउंड क्लियर हो गया, चैप्टर क्लियर हो गया। कंट्रोल में भी प्रिवेंटिव और फीड फॉरवर्ड पूछेगा आपसे। देखो बोला कंट्रोल प्रिवेंटिव हो सकता है, रियल टाइम मतलब ऑन द स्पॉट हो सकता है, पोस्टमार्टम हो सकता है, फीड मतलब कंट्रोलिंग का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। कंट्रोलिंग किसी काम करने से पहले कर सकते हैं, काम के साथ हो सकता है, काम के बाद हो सकता है। कंट्रोलिंग कैन बी डन एट एनी मोमेंट। कंट्रोलिंग किसी भी मोमेंट आप कर सकते हो, समझे ना? पोस्टमार्टम मतलब बाद में कंट्रोलिंग करेंगे, काम हो जाने के बाद कंट्रोलिंग करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। द टास्क देखो लास्ट पॉइंट डेफिनेशन दिया इटैलिक्स में, द टास्क ऑफ कंट्रोल इज टू वेरीफाई वेदर देयर हैज बीन एनी डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इफ सो टू टेक द करेक्टिव एक्शंस सो दैट सच वेरिएंस डू नॉट रिकर इन फ्यूचर। तब से जितना बात पढ़े हैं वही तो लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये चेक करना कि हमने जो गोल बनाया था वो गोल को हम अचीव किए कि नहीं किए, अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, क्या कारण था, क्या गलती थी, और अगर कोई गलती हुआ है तो ये कोशिश करेंगे कि गलती दोबारा फ्यूचर में ना हो। ये पूरा तब से आपको 22 मिनट हो चुका है क्लास का, 22 मिनट से आपको हम सिर्फ यही डेफिनेशंस को कॉन्सेप्चुअली समझाएं। ये पूरा हम लोग का कॉन्सेप्ट था कंट्रोलिंग का। अब तो इजी पॉइंट है। देखो फिर मीनिंग में भी वही सब बात लिखा होगा, तो मीनिंग हम रीड नहीं कर रहे। स्टेप्स देखिए कंट्रोलिंग का, स्टेप्स, प्रोसेस, स्टेप, स्टेज। तो कंट्रोलिंग जब हम करेंगे, कंट्रोलिंग के क्या क्या स्टेप होते हैं ध्यान से देखिए। कंट्रोलिंग के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स आपको बताएंगे। तो देखो ना पहले क्या होगा कंट्रोलिंग करने से, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, यूजफुलनेस ऑफ कंट्रोलिंग। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉपर वर्क परफॉर्मेंस, काम अच्छे से हो पाता है। वर्क परफॉर्मेंस कैसा हो पाता है बाबू, अच्छे से। दूसरा है कंपैरिजन, आदमी अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को टारगेटेड परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। आदमी अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपना टारगेटेड परफॉर्मेंस से क्या कर पाता है, कंपेयर। आपको पता चलता है ना कि हम क्या सोचे थे और क्या हो गए। सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो प्लान को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अब क्या है ना, एमसीक्यू पेपर है तो आपको बीच बीच से क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, कहीं से भी पेपर जब क्वेश्चन मिशन एमसीक्यू को क्वेश्चंस देखोगे ना आप। अच्छा जब मिशन एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस करना, उसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। तो ग्रुप बी वाला क्वेश्चन मत करना क्योंकि ग्रुप ए वाला क्वेश्चन को ही घुमा के ग्रुप बी में दिया हुआ है। आप खाली ग्रुप ए वाला क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस। उसके बाद फिर हर चैप्टर के बाद आपको हर 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट का पेपर देंगे वो अलग, उसके बाद फिर आपको मॉडल पेपर देंगे वो अलग। बस वो सेकेंडरी चीज़ है, वो सब क्या होता है चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद। तब तक चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आपको ये यूज़ करना है, समझ रहे हो आप? अच्छा अब सवाल उठता है कि हाउ टू कंट्रोल, कंट्रोलिंग करना चाहते हैं सर, क्या स्टेप है, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या क्या, कंट्रोलिंग में क्या क्या स्टेप होता है। तो देखिए बुक में कंसाइज करके 4 पॉइंट लिखा हुआ है, आपको हम 5 पॉइंट तोड़ के बताते हैं। कंट्रोलिंग का 5 स्टेप बताते हैं। देखिए व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने के लिए पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड, उसके बाद होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद होता है कंपैरिजन, उसके बाद होता है डेविएशन और उसके बाद होता है करेक्शन। कंट्रोलिंग का 5 स्टेप क्या क्या है पहले सुनिए, अब बुक में बाद में देखना, पहले मेरा पॉइंट समझिए, फिर बुक में पढ़ के हम समझा देंगे बुक में क्या लिखा। बुक में वही 5 पॉइंट को हम लोग तोड़ करके 4 पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन एकदम सिंपल याद करने के लिए आप सिंपल में समझिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है, मतलब एक आदमी अपना स्टैंडर्ड बनाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड मतलब क्या, जैसे बिजनेस में है तो क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, क्वांटिटी स्टैंडर्ड कि हमको इतना सामान बेचना है, इनकम का स्टैंडर्ड, ये सब बनाया। उसके बाद सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड बनाने के बाद अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं। किसको देखते हैं बच्चों, एक्चुअल। आपने क्या सोचा था, ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, क्या कर रहे हो, ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं थर्ड स्टेप में। तो स्टेप 1 इज स्टैंडर्ड बनाना, स्टेप 2 इज एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना, स्टेप 3 इज कंपेयर करना, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। और स्टेप 4 में डेविएशन, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी पता चलेगा। अब देखिए डेविएशन जब आपका चैप्टर 2 स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वहाँ भी आप पढ़ेंगे। डेविएशन मतलब क्या, डेविएशन मतलब गैपिंग, डेविएशन मतलब फासला। तो डेविएशन कैन बी, डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और डिफरेंस कैन बी नेगेटिव। जैसे मान लीजिए आप सोचे थे मेरा 50% आना चाहिए, आपका 60% आ गया, तो ये तो पॉजिटिव
परफॉर्मेंस हो गया। तो यही परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है फिर से। ऐसा क्या हुआ इस बार कि मेरा 60% हो गया, तो यही चीज़ को हमको फिर से फ्यूचर में मेंटेन करना है। यस और नो गाइस? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं, आपका कंपेयर करेंगे तो डेविएशन निकल करके आएगा। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। गैपिंग जो होता है वो हो सकता है एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, गुड, इसको मेंटेन करना है। एक्सपेक्टेशन से खराब परफॉर्मेंस हुआ, बैड, इसको ठीक करना है। दैट्स इट। कंट्रोलिंग तो इसीलिए कराया था बाबू। तो पहले आप 5 स्टेप बताइए, 5 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। 2020 या 19 में भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो बुक में तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा रहेगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ऐसे लिखा रहेगा। सिंपल में याद रहेगा तो आप ऑप्शन में ठीक ठीक मार देंगे। पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, फिर दोनों को कंपेयर, बोलना नहीं सिर्फ सुनना है, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके डेविएशन निकलता है और डेविएशन का क्या करते हैं? करेक्शन। तो बताइए, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, कंपैरिजन, डेविएशन, करेक्शन। 5 स्टेप फिर से बोलिए, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, कंपैरिजन, डेविएशन, करेक्शन। फिर से बोलिए, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, कंपैरिजन, डेविएशन, करेक्शन। फिर से बोलिए, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, कंपैरिजन, डेविएशन, करेक्शन। अच्छा, अब इंग्लिश में व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग? स्टैंडर्ड। पूरा तो मान लीजिए ऑप्शन रहेगा तो पूरा, अगर आप ऑप्शन देख के याद रहेगा हाँ ये वाला आंसर होगा। पहले क्या बनाएंगे बाबू? स्टैंडर्ड। फिर क्या होगा? एक्चुअल। बात समझे ना? जैसे आप पहले सबसे स्टेप 1, आप जैसे मान लीजिए आप लोग में से कोई बच्चा आर्मी वार्मी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप आर्मी वार्मी का तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचे कि चलो हमको सुबह सुबह, जैसे अभी आप लोग कॉलेज में आ गए, अब कॉलेज देखो आदमी, आप लोग एक चीज़ सोचो, जब आप उच्च माध्यमिक में थे तो आप लोग हमेशा क्या सोचते थे कि कॉलेज में जाएंगे ना बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती होगा। आप जब कॉलेज लाइफ में आए हैं तब देख रहे कि कोई यहाँ पे ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है और कोई नहीं है। लेकिन क्या है ना, एक चीज़ जरूर है कि आपको ना अब आपको परेशानी होने लग गया। क्या परेशानी होने लग गया कि हम आगे क्या करेंगे। और अभी जैसे अभी आप कॉलेज में हो तो अभी भी मान लीजिए आप उतना नहीं समझ पा रहे तो ठीक है, चलो ठीक है, लाइफ आपका चल रहा है। बट व्हाट आफ्टर दैट कॉलेज? कॉलेज के बाद क्या होगा? देखिए, ग्रेजुएशन एक बेसिक डिग्री हो गया, एक बेसिक कोर्स हो गया, एक बेसिक पढ़ाई हो गया। बस नहीं ना, पहले ज़माना में कोई आदमी ग्रेजुएशन करता था, अभी ग्रेजुएशन एक नॉर्मल डिग्री है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं है। तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा कोई फ्यूचर में हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, फ्यूचर का कोर्स को प्लानिंग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप लोगों ने कोई बच्चा प्लान किया कि हमको भाई आर्मी में जाना है, हम अपना ट्राई करेंगे, यू कैन गिव योर बेस्ट, यू कैन ट्राई। तो आपने सोचा कि हमको ट्राई करना है, तो आप इसी सोच से रोज़ सुबह उठते हो कि रोज़ सुबह हम 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। तो आपने एक टारगेट बनाया कि हमको 10 किलोमीटर एवरी डे सुबह में दौड़ने जाना है। ये 10 किलोमीटर जो आपने टारगेट बनाया, ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया। बोलिए अब HS ना, तो अभी देरी है वो क्लास में, ठीक है, अच्छे लोग आएंगे थोड़ा देर बाद। देखिए समझे आप? तो स्टैंडर्ड बनाया, सबसे पहले आप अपना क्या बनाओगे? स्टैंडर्ड। तो आपने स्टैंडर्ड बनाया कि हमको कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर दौड़ने जाना है। आप सुबह निकले, घर से निकले, आप देखिए कि पहला दिन आप 5 किलोमीटर दौड़ पाए। सोचे कितना थे? 10। किए कितना? स्टैंडर्ड कितना? 10। एक्चुअल कितना? 5। 2 स्टेप हो गया। दोनों को कंपेयर किए, कंपैरिजन कंपेयर किए तो वहां से निकल कर गया डेविएशन। डेविएशन मतलब गैपिंग निकल करके आया। गैपिंग ये निकल करके आया कि हम 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए। क्यों नहीं दौड़ पाए? देयर माइट बी वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजन होता है। रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आप घर से निकले, थोड़ा दूर दौड़े, मैसेज आ गया मोबाइल में, गुड मॉर्निंग बाबू, रिप्लाई नहीं करोगे, कुछ तो बोलो, दिस में भी रीजन। दूसरा रीजन हो सकता है कि आप थोड़ा देर दौड़े, आपका पाँव में चोट लग गया, ये भी हो सकता है। थोड़ा देर दौड़े, फिर आपको मन नहीं किया, ये भी हो सकता है। थोड़ा देर दौड़े लेकिन आपको फिर अब कुछ ना कुछ दिमाग में चलने लगा, वहीं पे बैठ गए। तो देखिए, एक जब आदमी अपना मंजिल से दूर होता है, उसका कुछ ना कुछ वजह होता है। बेवजह कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न था जिस कारण से आप पीछे रह गए अपने लाइफ में। तो आपको क्या करना है? आपको ये कोशिश करना है कि अगला बार ये गलती ना हो। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, नो वन इन दिस वर्ल्ड, मैनेजमेंट में लिखा गया, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन गारंटी यू जीरो वेस्टेज। वेस्टेज नहीं होगा ऐसा कोई नहीं कह सकता। वेस्टेज तो होगा, नुकसान तो होगा, डेविएशन भी होगा, लेकिन डेविएशन अगर कम हुआ तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, और डेविएशन अगर ज़्यादा हुआ तो रेक्टिफाई करने में दिक्कत होता है। इसीलिए गलती अगर हुआ है, अगर मान लीजिए आपने पास्ट में कोई गलती किया है अपने लाइफ में, आप अपना पास्ट में कोई गलती कर दी लाइफ में जो आपको अभी लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये कोशिश करोगे कि दोबारा वो गलती हम नहीं करें। देखिए, जो हो गया उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल इज द पास्ट। Past is uncontrollable, something that has gone, something that has bygone, something that has already been happened.
जो हो चुका है उसको तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जो होने वाला है आप ये कोशिश कर सकते हैं कि फिर से वो दोबारा ना हो। कोई गलती कर दी है, ठीक है, आप एक दिन गलती हो गया, अब हम क्या कोशिश करेंगे कि ये गलती दोबारा ना हो। लेकिन ये हम तब कर पाएंगे जब हम अपने जीवन में कंट्रोलिंग करते हैं। जीवन हो, दुकान हो, बिजनेस हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आपको ये कोशिश करना है कि गलती दोबारा ना हो। गलती होगा माय डियर स्टूडेंट, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। डेविएशंस विल बी देयर, डेविएशंस आर वेरी मच नॉर्मल, डेविएशंस आर वेरी मच एक्सपेक्टेड इन द लाइफ, बट आपको ये कोशिश करना है कि डेविएशन रिपीट ना हो। अगर जो गलती आप किए हो वही गलती रिपीट करोगे तो गलत है। गलती हो गया है उसको ठीक है हटाइए, अब दोबारा ये गलती नहीं करना है। यही तो कंट्रोलिंग है कि जिससे फ्यूचर में गलती रेकर ना हो, रेकर मतलब फिर से ना हो जाए, समझ रहे ना। तो जल्दी बताइए स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड याद रहेगा तो ऑप्शन देख के मार दोगे। एंड द लास्ट स्टेप इज करेक्शन। करेक्शन का दूसरा नाम है रेमेडियल एक्शंस। रेमेडियल एक्शंस मतलब हर वो स्टेप लेंगे जिससे कि हम अपना गलती को सुधार सके। आप कोशिश करेंगे, आप एफर्ट देंगे। देखिए याद रखिएगा, फेलियर इज नॉट अ क्राइम। फेल होना गलत नहीं है, बट नॉट ट्राइंग इज अ क्राइम। ट्राई नहीं करना क्राइम है। समटाइम क्या होता है कि हम लोग फेल हो जाते हैं, वो गलत नहीं है, हम लोग कोशिश ही नहीं करते, ये गलत। जैसे होमवर्क ही मान लीजिए आप लोग को दिया जाता है, सपोज आप होमवर्क किए ही नहीं, आप गलत हो। आप होमवर्क किए नहीं बना, आप गलत नहीं। बस यही फर्क होता है। आप फेल हो गए, आप किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल हो गए, वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आपने कोशिश भी नहीं किया, ये गलत चीज़। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि जब आप कोई भी कंट्रोलिंग करोगे, कंट्रोलिंग का अपना एक स्टेप्स होता है, अपना एक प्रोसेस होता है। तो जल्दी बताइए, फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस। चलिए मतलब बुक में चलिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम लोग अपना क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड। अब थोड़ा बुक इस भाषा में रीडिंग करते हैं। पहले क्या बनाएंगे बच्चों? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में देखिए क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड सच एज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कस्टमर क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो अगला है मॉनेटरी स्टैंडर्ड, मतलब मनी के बारे में सोचेंगे। अगला है टाइम स्टैंडर्ड, टाइम के बारे में सोचेंगे, लेबर आवर्स कितना लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, ये सब हो गया स्टैंड। मतलब आप हर तरह का स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड मतलब प्री डिटरमाइन गोल सेट करना कि क्या मेरा गोल है, क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना। पहले स्टैंडर्ड बना लिया, फिर क्या चेक करोगे? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड असर्टेनिंग द डेफिशिएंसी। स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और वहां से क्या निकालेंगे? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी। और अगर इफ एनी, अगर कोई कमी है तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और उसको दूर करने के लिए हम लोग स्टेप्स लेंगे। बोलो हाँ कि नहीं? अब नीचे आइए, उसके नीचे है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। देखिए तो वही चीज चार्ट में भी बना हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू नो द डेविएशन, कमी को निकालने के लिए। और लास्ट स्टेप में क्या होगा बाबू? करेक्शन। करेक्शन मतलब टेकिंग रिमेडियल एक्शंस या करेक्टिव एक्शंस। पूछेगा कि टेकिंग रेमेडियल एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, तो कौन सा स्टेप है? लास्ट। आप समझिए, इतना जो हम लोग समझ रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और समझना है और टिक मार के आ जाना है। अगला बाबू कंट्रोलिंग का टाइप। ये इजी टॉपिक है, अब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर। ये चैप्टर देखिए हम क्या बोले आपको, जैसे लास्ट का जो 2 यूनिट है, यूनिट 4 और यूनिट 5, उसके अंदर में 3-3 चैप्टर है। तो हम लोग क्या करें? हर एक चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़े, क्योंकि आपको यूनिट को तोड़ के पढ़ना है। तो कंट्रोलिंग एक यूनिट, कंट्रोलिंग एक चैप्टर हो गया, डाइटिंग एक चैप्टर है, स्टाफिंग एक चैप्टर है, लीडरशिप एक चैप्टर है, मोटिवेशन एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, कंट्रोलिंग एक चैप्टर है, प्लानिंग एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग एक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक चैप्टर है। अलग अलग चैप्टर है। आप बोलिए हाँ कि नहीं? आइए, कंट्रोलिंग का टाइप क्या है बाबू? कंट्रोलिंग का पहला टाइप है फिजिकल कंट्रोल। समझे ना? अलग अलग तरह से कंट्रोल कर सकते हो आप। फिजिकल कंट्रोल मतलब क्वांटिटी पे कंट्रोल करना। एक्टिविटी कंट्रोल मतलब वर्कर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं और जो डेली एक्टिविटीज़ है, कौन से वर्कर सही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कौन वर्कर गलत एक्टिविटी कर रहा है, उसका एक्टिविटी को परफॉर्म कंट्रोल करना। फिनेंशियल कंट्रोल, मनी से रिलेटेड कंट्रोल। मॉनेटरी कंट्रोल को क्या बोलते हैं बाबू? फिनेंशियल कंट्रोल। ये ईजी है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल, नाम से पता चल रहा है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे उसका क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है, ये देखना। अगर क्वालिटी में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ, ये जानना। डिपार्टमेंटल कंट्रोल, अगर बिजनेस का बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए इस बिल्डिंग में यहाँ पे हम कॉमर्स पढ़ा रहे, बगल में आर्ट्स पढ़ा रहे, ऊपर में साइंस पढ़ा रहे, क्यों, कहाँ, अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई कमी हुआ उसको दूर करने की कोशिश करना। बाबू बात मत करिए प्लीज़। और लास्ट है प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्री कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्री कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। देखो एक्शन इंसान 2 तरह से लेता है, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में फर्क क्या है? प्रोएक्टिव मतलब कोई चीज़ को होने से पहले एक्टिव हो गए, और रिएक्टिव मतलब होने के बाद एक्टिव हुए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक थप्पड़ मारा,
उसके बाद आप उधर ही सोचे समझे, फिर जाकर उसको एक थप्पड़ मार दो। ये हो गया रिएक्टिव। क्या हो गया वो रिएक्टिव। कोई आपके सामने आ रहा, आपको लग रहा, आपको ऐसा लगा कि बेटा हमको मारेगा, उससे पहले आप मार दिए, ये क्या हो गया प्रोएक्टिव। कोई काम को होने से पहले कर लिए तो क्या हो गया प्रोएक्टिव। जैसे मैंने क्लास में पढ़ा, देखिए कोई बच्चा बदमाशी करने वाला है या कर रहा या कर सकता है, उससे पहले बुलाओ आप चले जाइए घर, ये क्या हो गया प्रोएक्टिव। अब कोई बदमाशी किया उसके बाद उसको लेने आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप घर चले जाइए, ये क्या हो गया रिएक्टिव। मीनिंग समझा रहे। तो कंट्रोलिंग भी होता है कि कंट्रोलिंग जो है एक होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल, मतलब कोई चीज़ होने से पहले ही हम लोग प्रिकॉशन ले लेते हैं कि भाई ये गलती ना हो हमसे। तो कोई भी चीज़ होने से पहले ही जब सावधान हो जाते हो, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। क्या बोलते हैं बाबू प्रोएक्टिव। और इसको प्री कंट्रोल बोल सकते हैं, फीड फॉरवर्ड बोलते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्री कंट्रोल या फिर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। बोलो हाँ कि नहीं। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। देखिए वो कॉमर्स की दुनिया में वो कौन कौन सा चीज़ है जिसको यूज़ करके कंट्रोलिंग होता है। तो यहाँ पर ना इसका खाली नाम रीडिंग करना है आपको, इसका खाली नाम रीडिंग करना है, आपके सिलेबस में खाली नाम रीडिंग करना है। बात समझे ना कि देखो कम से कम बहुत सारा टेक्निक है, मतलब 15 टेक्निक यहाँ पे दिया हुआ है। जितना टेक्निक हो सकता है सब हम लोग बुक में दे दिए हैं, खाली उसका नाम रीडिंग करिएगा ना बस आपको एग्जाम। अच्छा सर सारा नाम पढ़ना होगा, पूछिए क्या है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, सी वाला देखिए, अभी पेपर भेजेंगे तो आप देख लेना। पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ कंट्रोल। अब नॉट टेक्निक ऑफ कंट्रोल के लिए आपको ये जानना होगा कौन कौन सा टेक्निक होता है। आप समझिए मेरा बात, कौन सा नहीं है उसका जवाब देने के लिए आई हैव टू नो कौन कौन सा होता है। तो आपको ये पूरा पढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो आप याद मत करना, एक बार दो बार रीडिंग मारोगे ना ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा कि हाँ ये टेक्निक होता है, ये टेक्निक नहीं होता। तो एक बार हम आपको रीड करके सुना देते हैं। इसमें से बहुत सारा वर्ड का नाम, वर्ड आप पहले सुने होंगे, बहुत सारा वर्ड आप आने वाले फ्यूचर में जब भी कॉमर्स पढ़ेंगे ये सब वर्ड सुनेंगे। पहला है बजटरी कंट्रोल, ये एक टेक्निक, मतलब कंट्रोलिंग करने का अलग तरीका होता है बजट बना करके। दूसरा तरीका होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब का डिटेल में पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं। ये ब्रेक इवन एनालिसिस आने वाले से पूरा 3 साल में ये सब वर्ड आप कहीं ना कहीं कॉमर्स में सुनोगे। रेशियो एनालिसिस ये कहीं ना कहीं आप सुने होंगे, रेशियो चैप्टर था 12 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग सभी को पता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंट्रोलिंग कैसे होता है वो आपको समझा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको पता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, हम देखिए कि मेरा नेट प्रॉफिट पिछला साल से कम हो गया। अगर मेरा नेट प्रॉफिट पिछला साल से कम हो गया तो क्यों हो गया, कहाँ गलती हो गया। देखिए कि मेरा सेल कम हो गया, सेल क्यों कम हो गया, रीज़न को जाने, कोशिश किए कि इस साल वो गलती ना हो। पीएल अकाउंट के बारे में आपको पता था, इसीलिए आपको पता है कि पीएल से कंट्रोलिंग कैसे होता होगा। अगला फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में नाम सुनिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सुने हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या होता था, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या चेक करते हैं, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। अगर कैश ज़्यादा है तो कहाँ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा कितना आ रहा, इंटरेस्ट कितना पे किए, डिविडेंड कितना पेमेंट किए। तो ये सब कॉमर्स के दुनिया में कंट्रोल करने का टेक्निक है, बात समझे ना। तो जो ना वर्ड आपका सुना हुआ है समझा हुआ है उसका मीनिंग आपको बता है, बात समझे। जो नहीं समझा हुआ उसको बताने जाएंगे तो पूरा चैप्टर ही बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। आपको सिर्फ मीनिंग जानना है कि कौन सा है टेक्निक कौन सा नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरनल ऑडिट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, खाली नाम रीडिंग मार लीजिएगा। कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोलिंग करने का एक सिंपल लास्ट तरीका, बहुत सिंपल तरीका है, वर्कर के एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिए, वर्कर कौन सही करा कौन गलत करा देखते रहिए, समझो आप। और देखिए टूल्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, एक चार्ट बना के दिया हुआ ना, जब एग्जाम से पहले जा रहे रीडिंग करके जा रहे तो एक बार खाली चार्ट को एक बार रीडिंग कर लेंगे ओवरव्यू में। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक। कौन सा टेक्निक है और कौन सा टेक्निक नहीं, दोनों में से कुछ भी। वाला बुक दीजिए बाबू, उसके नहीं वो नहीं है दीजिए। देखिए तो इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा टेक्निक है और कौन सा टेक्निक नहीं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। कौन सा टेक्निक है कौन सा टेक्निक नहीं है, समझे ना। थर्ड देखिए टोटल 33 क्वेश्चन है मिशन एमसीक्यू में, 33 क्वेश्चन ग्रुप ए में है, बस समझिए। वो 33 क्वेश्चन जो है आपको हम भेज देंगे, आप उसको रीडिंग करना घर में, और जो लाइन नहीं समझ आएगा पूछ लेना, सभी समझ आएगा ऑलमोस्ट। अच्छा उसमें अगर कहीं पे डाउट होगा आपको तो पूछ लीजिएगा, बस समझे। तो टोटल कितना क्वेश्चन है बाबू उसमें, 33 क्वेश्चन है। हाईलाइटर है किसी का पास,
देखिए और एक देखिए मिशन एमसीक्यू बुक खरीदिएगा ना, देखिए आप लोग दिखा दे रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, तो मिशन एमसीक्यू बुक तो लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या करिएगा, उसके साथ साथ एक तो हाईलाइटर भी लीजिएगा, इसको हाईलाइटर बोलते देख लीजिए। आप पिंक कलर का मत लेना, आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरा कलर ले लेना, लेकिन हाईलाइटर क्या है, आप देखिए हाईलाइटर क्यों, कुछ कुछ आंसर मिशन एमसीक्यू में ना गलत भी दिया हुआ है, जैसे कुछ कुछ आंसर क्या टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ कुछ आंसर मिस्टेक है, तो जब हम लोग रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो उसको हाईलाइट कर पाएंगे। और जैसे आप याद करने बैठे तो जैसे पहला क्वेश्चन, 2-4 तो डेमो देते हैं आपको, पहला क्वेश्चन दिया कंट्रोलिंग इज नॉट अ, कंट्रोलिंग कौन सा प्रोसेस नहीं है, डायनामिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, परवेसिव प्रोसेस। तो देखिए कौन सा नहीं है, कॉम्प्लेक्स। डायनामिक मतलब होता है एवर चेंजिंग, जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक, जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, डायनामिक। और जो चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं रिजिड। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंट्रोलिंग का देखो मैनेजमेंट का जितना फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सबका लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। और थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको भी आता होगा, जिस वर्ड के लास्ट में आईएनजी आ जाता है वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर वो कंटिन्यूअस है मतलब मैनेजमेंट में जितना फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग देखिए सब में आईएनजी है। इसका मतलब ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है, कभी कभी नहीं होता, हमेशा होता। दीज ऑल आर द रेगुलर फंक्शन ऑफ द बिजनेस। तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स, तो कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो अगला दिन ना ये वाला क्वेश्चन, ये अगला आप देखो, हम पीडीएफ आपको आज ही भेज दे रहे, बस समझे, पीडीएफ आपको आज ही भेज देंगे, लेकिन प्रैक्टिस अगला दिन करवाएंगे। आज चैप्टर पढ़े हैं, प्रैक्टिस अगला दिन कराएंगे। आप इसको एक बार रीडिंग मार लेना घर में, बात समझे ना, पूरा एमसीक्यू का क्वेश्चन रीडिंग मार लेना, अगला दिन इसको डिवीजन करेंगे और उसका नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ पाइएगा इसमें, समझे ना, तो हम आपको भेज देंगे, आप एक बार घर में आकर रीडिंग करिएगा। कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं समझ आए, पहले क्लास स्टार्ट करेंगे, अगला दिन नया चैप्टर आपसे पूछेंगे, बताइए कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार बोलिए, ऐसे करके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। टोटल इसमें आपका टोटल 33 क्वेश्चन है बाबू, कितना क्वेश्चन है, 33, ठीक है। तो हम आपको भेज देंगे, आप याद कर लेना, लीजिए।